गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम पीछे लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर लेबल मेथड भी देख चुके हैं, या फिर डायमेंशन एनालिसिस जिसको बोल रहे हो वो देख चुके हैं। उसके अंदर अपने देखिए फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो लेंथ है, मास, टेम्परेचर, टाइम, इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ऑल 7 आर द फंडामेंटल यूनिट्स, जिसकी एक एक की अपने डेफिनेशन देखी है। और डेफिनेशन के बाद में हमने उनके देखे हैं कि उनके ऐसे यूनिट्स क्या हैं, उनकी CGS सिस्टम में क्या है, MKS में क्या है, इसके अलावा FPS सिस्टम क्या है, ये सारे अपन देख चुके हैं। यूनिट कन्वर्जन के बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डेराइव्ड यूनिट्स, कि फंडामेंटल यूनिट्स से आगे डिराइव करके जिन यूनिट्स को अपन डिराइव कर रहे हैं उनको अपन बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट्स विच आर originate from the fundamental units that are known as the derived units. If the length, mass and time are expressed in the base units like meter, kilogram and second, then the derived units are also expressed in these, and this system is known as the MKS system. इसने बोला है कि बेस यूनिट जिस सिस्टम में होंगी तो डिराइव्ड सिस्टम भी उसी यूनिट में आएगा। लाइक अगर हमने MKS सिस्टम की यूनिट्स काम में ली हैं तो डिराइव्ड यूनिट भी MKS सिस्टम में आएगी। अगर हम CGS सिस्टम काम में ले रहे हैं तो CGS सिस्टम की आएगी। यानी और भी सिंपल तरीके से बोल रही हूँ तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर बेस यूनिट जैसे किलोग्राम में है तो आंसर भी अपना किस में आएगा, किलोग्राम में ही आएगा। अगर बेस यूनिट ग्राम में है तो आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में। वो बात अलग है कि यूनिट कन्वर्जन के टाइम में रिजल्ट अगला किस यूनिट के अंदर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको उसका क्या करना होता है, डायमेंशन एनालिसिस करना होता है या फिर यूनिट लेबल करनी होती है, वो एक अलग मैटर होता है। लाइक MKS वही है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है। लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है, टाइम सेकंड में है। अगर CGS सिस्टम होता तो ये सेंटीमीटर में होता, मास ग्राम में, देन टाइम किस में होता, सेकंड के अंदर होता। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। देखो फर्स्ट जो डिराइव्ड यूनिट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट। हमने किसी चीज़ को रखा, वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने जिस भी सरफेस पे रखा है वो जितना एरिया कवर करता है वो एरिया, कवर्ड एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। ओके, वॉल्यूम हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D ओरिएंटेशन को शो करता है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा जो 3 डायमेंशन कवर्ड एरिया होता है उसको मेंशन करा जाता है इसमें। तो इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन लेंथ क्यूब, कि जिस भी यूनिट में आप ले रहे हो हमेशा क्यूबिक एरिया के अंदर आएगा ही। तो मीटर ले रहे हो तो मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर ले रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। रिलेशंस हमारे कैलकुलेशंस के टाइम में या फिर न्यूमेरिकल के टाइम में जब यूनिट कन्वर्जन आएगा तो उनको याद रखनी है सब चीज़ें। फर्स्ट 1 मीटर या 1 मीटर क्यूब ले लूँ। 1 मीटर जो होता है उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं, ये तो है सिंपल बात। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1000 डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हो। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब सुनो, ये तो सबने देखा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसके बीच का एरिया जो 10 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसीमीटर। अगेन 10 डेसीमीटर आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, तो मीटर सेंटीमीटर, उसके बीच में कौन आता है, डेसीमीटर आता है। ओके, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। डायरेक्टली रिलेशन बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नीचे लिखिए बिल्कुल क्लियरली, 1 मीटर इक्वल 10 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर। फिर देखो एक अच्छा रिलेशन है, वो क्या है, 1 जो लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। आई रिपीट वर्ड्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अदर वर्ड्स, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाहोगे तो 1 डेसीमीटर को लिखने के लिए 10 सेंटीमीटर, 3 बार लिखना चाहोगे तो 3 बार 10 10 10, बोले तो 1000। तो 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, या फिर बोल सकते हो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है,
1000 सेंटीमीटर क्यूब के। वन लीटर इक्वल्स होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। क्यों? क्योंकि एक डेसीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10 सेंटीमीटर, दूसरे को, तीसरे को, तीनों को करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, एक रिलेशन होता है, ये सबको पता है, 1 लीटर कंटेन्स 1000 ऑफ ml, कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml। अब देखो, ये बोल सकते हो कि एक ml का कंपैरिजन होता है सेंटीमीटर से, एक लीटर का कंपैरिजन होता है डेसीमीटर से। आई रिपीट वर्ड्स, एक ml का कंपैरिजन होता है सेंटीमीटर से, 1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल 1 डेसीमीटर क्यूब। दो रिलेशन है, 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, 1 ml इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये रिलेशन पूछा जाएगा। लाइक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल शेयर किए, ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ml एंड डेसीमीटर क्यूब। तीनों कंडीशन के अंदर मुझे, तीनों यूनिट्स के अंदर इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम कन्वर्जन चाहिए। फर्स्ट रिलेशन चाहिए मुझे किसमें, लाइक ml में निकाला तो कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कि 1 लीटर इक्वल 1000 ऑफ ml। यस, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 2 लीटर बराबर कितना हो गया, 2000 ml। साइंटिफिक नोटेशन शो करना चाहोगे तो लिख सकते हो 2 × 10⁻³ ml। इट्स ओके। देन सेकेंड है 1 लीटर इक्वल्स 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो 2 लीटर बराबर 2 डेसीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल। थर्ड कन्वर्जन है 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 लीटर इक्वल 2 × 1000, या फिर 2 × 10⁻³ या 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ रिलेशंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम का रिलेशन मीटर डेसीमीटर में क्या है, ml में क्या है, लीटर में क्या है। ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको यूनिट के टाइम में जब मेंशन करनी होगी, उस टाइम में आपको कन्वर्ट करने के लिए कई बार काम में आएंगे। ओके, द नेक्स्ट यूनिट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, बहुत रफ लैंग्वेज में बोलना चाहोगे तो हार्डनेस को बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। दैट टेल्स अस अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, वो क्या होती है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी होती है। अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मास या अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, दैट डिनोट्स ऑलवेज डेंसिटी। D इक्वल्स m/v। m इज़ द मास एंड v इज़ द वॉल्यूम। मास ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम एक्सेट्रा, एंड वॉल्यूम सेंटीमीटर बोल सकते हो, डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। या फिर आप बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो ml में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो, देन तो ये यूनिट काम में ली जाती है सॉलिड कंपाउंड्स के लिए। व्हेन वी calculate the density of solid compounds, then unit always should be denoted in gram centimeter cube, or if we measure the density of liquid, then that should be represented in gram per ml. okay, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो, ग्राम पर ml बोल सकते हो, किलोग्राम पर लीटर बोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ऑल आर द इक्वल यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी, तो नेक्स्ट यूनिट है बेटा अपनी वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम, कि डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। दो चीज़ें होती है, वेलोसिटी इज़ द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ द एक्सीलरेशन। दो यूनिट्स होती है, मीटर पर सेकंड वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है कौन, एक्सीलरेशन। मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी। दो यूनिट्स है, फिजिक्स में काफ़ी काम में आएंगे आपको।
नेक्स्ट देखो, अपने तो वेलोसिटी टर्म काम में आएगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स की क्या है, गामा पार्टिकल्स की क्या है, एटम के अंदर इजेक्टेड जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किस वेलोसिटी से जा रही है, इन टर्म्स में ही काम में आएगी बस। नेक्स्ट यूनिट देखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन, ठीक है। अब देखो इसके अलावा, केल्विन के अलावा जो टेम्परेचर है वो किस में मेज़र किया जाएगा, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा कौन सी होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, 3 तरीके की यूनिट्स हैं जिसके अंदर इसको मेज़र किया जाता है। लाइक फ़ारेनहाइट में अगर किसी को कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास दिया हुआ जो टेम्परेचर है वो किस में प्रेजेंट है, डिग्री सेंटीग्रेड में, और हम उसको कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, फ़ारेनहाइट में करना चाह रहे हैं, देन हमारे पास एक रिलेशन है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। लाइक मैं एग्जांपल शेयर करूँ, अगर मुझे ये दे रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में करना है, तो मेरे पास है F इक्वल्स 9/5 इंटू 50। 50 किसकी वैल्यू है, डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें मुझे कितना जोड़ना है, 32। ये 10 टाइम्स हो गया, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90। 90 प्लस 32 इक्वल कितना हो गया, 122 फ़ारेनहाइट आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, मुझे फ़ारेनहाइट में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में करना है, तो मुझे 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 करना है। तो पहले मुझे डिग्री सेल्सियस, देन मैं इसको 32 को उधर लेके जाऊंगी, तो जो भी आएगा उसमें 32 ऐड करना है, देन इसको सोल्यूशन करेंगे तो वो यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे डाटा किस में दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, और पूछा किस में है, केल्विन में पूछा है, तो उस डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट के अंदर मैं कितना ऐड कर दूँगी, 273.15। इसको ऐड करने के बाद में जो डिग्री सेंटीग्रेड था वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन यूनिट के अंदर। जितने भी अपने न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अंदर हमेशा यूनिट किस में ली जाएगी, केल्विन में ली जाएगी। मोस्ट ऑफ आपको किस में दी हुई होती है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसके अंदर आपको 273.15 ऐड करके और केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। देखो 273.15 से मुझे एक बात याद आई है, ये किसका मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। कल आया था 273.16, वो क्या था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था, उसमें सिर्फ 5 और 6 का डिफरेंस है। तो आपको ध्यान रखना है 273.15 क्या है और 273.16 क्या है। एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है और दूसरा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक डेफिनेशन बोल करके छोड़ दी थी, मैटर क्या होता है। तो आज अपन इसको थोड़ा सा वाइडली डिस्कस करेंगे। मैटर समथिंग विच ऑक्यूपाई सम मास एंड कवर्स वॉल्यूम, कि कुछ भी जिसका अपना कुछ मास होता है और वो कुछ वॉल्यूम कवर करता है, एवरीथिंग इज़ मैटर। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, इजीली देख पाते हैं, जिसका, या फिर बोल सकते हैं कि जिसको अपन फील कर पाते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो सब चीज़ें किस में आती है, मैटर में काउंट होती हैं। मैटर जो होती है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट था, एक प्योर फॉर्म, एक मिक्सचर फॉर्म थी। प्योर फॉर्म की 2 फॉर्म है, एक एलिमेंटल फॉर्म आती है, दूसरी कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंट किसको बोलते हैं, डेफिनेशन में वर्ड्स पे स्ट्रेस रखें, ए मिक्सचर ऑफ 2 सेम एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ 2 सेम एटम्स, और भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 सेम एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम एटम्स, या मिक्सचर ऑफ 2 सेम एटम्स, या फिर बोले कि 2 सेम एटम्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलते हो। ओके, या फिर और भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो डाइएटॉमिक फॉर्म। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम की डाइएटॉमिक फॉर्म क्या होती है, उसकी एलिमेंटल स्टेट होती है। पर कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो डाइएटॉमिक फॉर्म की बजाय ट्राई या टेट्रा या हेक्सा एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं। जैसे सल्फर होता है, S6 की फॉर्म में होता है, S8 की फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N3 की फॉर्म में होता है। तो सिंपल बात यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम एटम्स इज़ एलिमेंटल स्टेट। ओके,
नेक्स्ट आती है कंपाउंड। कंपाउंड देखो एलिमेंट में क्या था, दो सेम एटम। कंपाउंड में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो, कि एक से ज़्यादा तरह के एटम्स का कॉम्बिनेशन, लेकिन उनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एवं नहीं है कि हमने एक से ज़्यादा तरह के एटम्स उठाए और हमारी मर्जी है उस तरीके के कॉम्बिनेशन में रख दिया और हमने बोल दिया ये लो कंपाउंड है। नो, एक से ज़्यादा टाइप के एटम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है दे ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो या पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होने चाहिए वो, ताकि किसी भी बनने वाले कंपाउंड का एग्जिस्टेंस हो हमारे पास। लाइक वाटर के अंदर 2:1 में, NH3 में 1:3 में, 1:2 में, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन जिनका कुछ मीनिंगफुल कंपाउंड बनता हो तभी ऐसा हो पाएगा। ये मैटर की थी प्योर फॉर्म जिसमें एलिमेंट था और कंपाउंड था। एलिमेंट और कंपाउंड में दोनों आ गई, सेम एटम्स, एलिमेंट डिफरेंट एटम्स बट डेफिनेट रेशो, कंपाउंड आ गया। कंडीशन याद रखना, वर्ड्स को स्ट्रेस रखना। देन नेक्स्ट जो है वो क्या आएगी, मिक्सचर फॉर्म। मिक्सचर फॉर्म के अंदर आप ये बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्सचर हो गया, मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more compounds, आई रिपीट द वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more, यहाँ पे एटम्स है, एटम्स का नाम आएगा तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड। और जब कॉम्बिनेशन किसका आएगा, कंपाउंड्स का, तो क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। इसीलिए मैंने दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन किए। इन ए डेफिनेट कंपोजिशन, वर्ड्स और सारे के सारे सेम है, वहाँ कंपोजिशन किसका हो रहा है, एटम्स का, यहाँ कंपोजिशन किसका हो रहा है, CPDS मैंने कंपाउंड को लिखा है शॉर्ट में। ओके, इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सर में भी वही होता है कि जिस रेशियो में होनी चाहिए उसी में होने चाहिए। दो तरह के मिक्सचर बनते हैं, एक बनता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आज के बाद में बुक में कहीं पे भी नाम आए होमो, तो इट ऑलवेज डिनोट द सेम कंडीशन। ओके, और हेट्रो इट डिनोट द डिफरेंट कंडीशंस, कि दो चीज़ें अगर सेम है तो ये होमो वर्ड काम में लेते हैं, और दो चीज़ें अगर डिफरेंट होती है तो उसके लिए हम हेट्रो वर्ड काम में लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऑफ टू सेम कंपाउंड्स विच आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन ईच अदर, कि दो कम्प्लीटली सोल्यूबल सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जब अपन उसको देखते हैं तो हमको एक सिंगल फेज नज़र आनी चाहिए। फर्स्टली व्यू अगर अपन देख रहे हैं तो उसके अंदर पता नहीं चलना चाहिए उस चीज़ का। तो वाटर जैसे वाटर प्लस NaCl है, वाटर प्लस शुगर है, वाटर प्लस एल्कोहल है, और ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसके अंदर स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि दोनों कंपाउंड के अंदर अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो मिक्सचर होता है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन होते हैं। ट्रू सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिसकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है ना, सोल्यूशन अच्छा बनता है, वो कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं, उसको अपन ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर पार्शियली सोल्यूबल इन ईच अदर, कि एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड जो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स जो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, और या फिर अपन ये बोलें कि कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, उसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसके अंदर क्या होती है, दोनों फेज अलग अलग दिखती है। जैसे H2O प्लस सिलिका, मिट्टी बोल सकते हो, वाटर प्लस सिलिका होती है, वाटर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, वाटर प्लस ऑयल बोल सकते हो। तो कंपाउंड को अगर फर्स्ट व्यू में देखते हैं तो उसकी दो अलग अलग लेयर्स हमको दिखती हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं वी कैन ईजिली नोटिस द टू फेजेस इन द गिवन सोल्यूशन। Such type of solutions are less stable, so we can say that heterogeneous mixture are not stable, while the या false solution बोल सकते हो इसको, while homogeneous mixtures are the true solutions because intermolecular hydrogen bonding are present in the homogeneous mixture। सारा फिनोमिना मैं रिपीट करती हूँ। मैटर क्या है, मैटर की हमने दो फॉर्म देखी है। मैटर क्या है, समथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड वॉल्यूम, उसको मैटर कह रहे हैं। दो फॉर्म है, एक प्योर एक मिक्सचर फॉर्म। प्योर फॉर्म इट प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, एलिमेंटल फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ टू सेम एटम्स, जिसके अंदर एग्जांपल हमने N2, H2, F2, C2 ये सारे देखे। कंपाउंड में हमने बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डेफिनेट रेशियो। मिक्सचर में क्या है, दो से ज़्यादा कंपाउंड का वही डेफिनेट रेशियो में होनी चाहिए। मिक्सचर बनाते टाइम दो तरह के मिक्सचर हमको मिलते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक मिलता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर
काफ़ी ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, काफ़ी स्टेबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। आज की क्लास में इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। नोट्स फेयरली प्रिपेयर करते जाएं एंड रिपीट द ओल्ड टॉपिक्स विद रेगुलरली। जब भी आप नया टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले एक कॉम्बिनेशन के साथ में पूरा चैप्टर रिपीट करें, ताकि आप लोगों का लिंक बना रहे और आपको ये बात समझ में आती रहे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।